नमस्कार अनुराग जी। देखिए, इस सेशन का नाम है अच्छे दिन आ चुके हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ये जो अच्छे दिन हैं ये किसके आए हैं? देश के, मेरे आपके, जनता के। कैसे? अगर आप कुल मिलाकर देखें, कोविड महामारी के समय जो देश और दुनिया के सामने चुनौती आई जी, जो नेतृत्व भी हमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, सभी राज्यों से, सभी स्टेक होल्डर से बात करके, एक ऐसा समय जहां लगता था कि इसका उत्तर क्या होगा, इलाज क्या होगा, कोरोना से बाहर कैसे आएंगे। और मैंने तो वो समय देखा जब 24 मार्च के बाद पूरा देश एक तरह से बंद था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार के सदस्य जहां एक और कोविड रिलीफ पैकेज बना रहे थे, वहीं पर हम वैज्ञानिकों से बात करके भारत में कोविड वैक्सीन बना रहे थे। और ना केवल भारत ने वैक्सीन बनाई, 120 करोड़ के लगभग भारतीयों को वैक्सीन लगाने का काम भी हुआ है, तो हमारे भारत में हुआ है। यही नहीं, आज भी अगर अर्थव्यवस्था की कोई बात करता है कि डबल डिजिट ग्रोथ होगी, तो दुनिया भर में भारत का नाम वहां पर आता है। अगर मैं पिछले कल की ही बात करूं, अगर जीएसटी कलेक्शन की बात करें तो 1,38,000 करोड़ के लगभग जीएसटी कलेक्शन हुई, जो आज तक की सेकंड हाईएस्ट एवर। एक के बाद दूसरा जो आप अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ कोई आंकड़ा देखेंगे तो स्पष्ट तौर पर नजर आता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर भी आई और तेजी से भागनी भी शुरू हुई है। लेकिन ये तमाम बातें आप कह रहे हैं, विपक्ष समझना नहीं चाहता या फिर आप समझाना नहीं चाहते? क्योंकि आरोप ये लगता है कि आपकी सरकार जो है वो अहंकार में चूर है। राहुल गांधी कहते हैं कि किसान आंदोलन की वजह से ये सरकार झुकी, क्योंकि इनको लग रहा था कि चुनाव ये हार रहे हैं, लेकिन आप समझाना नहीं चाहते किसी को। देखिए, अगर आपने माननीय प्रधानमंत्री जी का जीवन या राजनीतिक जीवन इतना लंबा समय देखा होगा, उनके लिए देश महत्व रखता है, चुनाव नहीं। निर्णय पहले भी किसानों के हित में किया गया था, और जब उन्होंने पूरी विशेष तौर पे बात अपने देश को संबोधित करते हुए कहा, उन्होंने कहा मैं देश के हित में निर्णय लेता। कहीं ना कहीं हर निर्णय उनका देश के हित में है और देश को आगे बढ़ाने के लिए है। और मैं एक बात बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं, विपक्ष किसी भी विषय पर चर्चा करे, हम 2014 से लेकर 2021 तक लगातार चर्चा करने के लिए तैयार थे, चर्चा करते रहे, आगे भी करते रहेंगे। बात यह है कि राहुल गांधी जी कभी पार्लियामेंट में नजर तो आए। अब तो संसद में बेचारे गांधी स्टैचू के सामने बैठे हुए हैं। आपने विपक्ष के 12 सांसदों को सस्पेंड कर दिया है। वो कहते हैं माई वे और हाईवे। देखिए, जिसने 11 तारीख का दृश्य देखा होगा राज्यसभा का, ना केवल इन माननीय राज्यसभा के सांसदों ने सदन में हल्ला किया, चीना झपटी की, हाथापाई की, बल्कि देश को शर्मसार करने का काम किया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को आप मार्शल्स के साथ हाथापाई करेंगे, गले में उनके अपना दुपट्टा घुमाकर उनको खींचने का काम करेंगे, टेबल पे चढ़ के डांस करेंगे। क्या संसद इसलिए बना है, चर्चा के लिए है कि टेबल डांस के लिए है? पर जिसने टेबल पे डांस किया बाजवा, उसको सस्पेंड नहीं किया गया? क्योंकि जब वो उन्होंने डांस किया तब हाउस एडजॉर्न हो चुका था। लेकिन उससे पहले जितने भी उससे पहले का काम हुआ है, कागज फाड़ के स्पीकर पर फेंकना, फेंकना, शीशे तोड़ना, यहां तक कि टीवी को तोड़ने का काम करना, और जो आपके मार्शल्स हैं उनको गले से पकड़ना, गिरेबान से पकड़ना और कपड़ा डालकर उसको खींचने का काम भी लेडी मार्शल। अपने आप में मुझे लगता है वो आपको दिखाना चाहिए अपने टीवी पर कभी ना कभी। देश की जनता जाने कि आखिरकार कांग्रेस के सांसद और बाकी दलों के आज भी देश का निर्णय क्यों नहीं हजम कर पा रहे हैं। देश की जनता ने मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाकर भेजा है, पूर्ण बहुमत देकर भेजा है। चर्चा करें, चीरफाड़ ना करें। क्योंकि आप सदन में काफी अरसे से हैं, काफी वर्षों से हैं, आपका अनुभव बड़ा है। लोकसभा में आप लगातार रहे, विपक्ष में भी रहे, सरकार में भी रहे। क्या आपको लगता है कि पार्लियामेंट डेमोक्रेसी का स्टेचर खासतौर पर सदन के अंदर निचले स्तर पर आया है, खासतौर पर पिछले 4-5 सालों के अंदर? देखिए, आपको विरोध करना है, हमारी नीतियों कार्यक्रमों से आप सहमत नहीं हैं, आप तर्क देकर
धराशायी कर सकते हैं, जी बदलाव करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। लोकतंत्र की यही खासियत है कि आप अपने स्वतंत्र विचार रख सकते हैं और विपक्ष में रहकर भी, छोटा नंबर भी होगा तब भी आप सरकार को घेर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास तर्क खत्म हो जाए और सड़क से लेकर संसद तक आप केवल झूठ का प्रचार करें, उससे आपके बात नहीं चलेगी। महाराष्ट्र के सदन की देखिए, भाजपा के विधायकों को साल भर के लिए बाहर निकाल दिया। कोई हाउस में कुछ नहीं हुआ, चेंबर्स में कहते हैं कुछ हुआ जिसका कोई सबूत तक नहीं, उसके आधार पर 1 साल के लिए निकाल दिया गया। लेकिन जिन लोगों ने राज्यसभा में सदन को शर्मसार करने का काम किया देश को, जब उनके खिलाफ कार्रवाई हुई तो अब भी सदन नहीं चलने देते हैं। अब क्योंकि सदन की बात हो रही है तो शशि थरूर ने एक ट्वीट किया था महिला सांसदों के साथ एक सेल्फी, जिसमें उन्होंने संसद को आकर्षक जगह कहा था। कौन कहता है कि पार्लियामेंट इज नॉट अट्रैक्टिव? हालांकि उन्होंने बाद में माफी भी मांग ली। आपका क्या कहना है इस पर बतौर मंत्री? देखिए, आपके कुलीग्स, आपके सहयोगी सांसद, उनका आपको उतना ही मान सम्मान करना चाहिए। और पार्लियामेंट जहां पर प्रधानमंत्री जी पहले दिन आते हैं तो शीश झुकाकर वंदन करके, नमन करके आते हैं, और आप वहीं पर सदन और उसके सदस्यों के बारे में जो भी ट्वीट किया मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के लिए प्राथमिकता क्या है। जी, काश यही समय चर्चा पे लगाया होता, संवाद पे लगा होता तो कुछ और बात होती, लेकिन ध्यान शायद कहीं और है। अब मैं यूपी पे आता हूं क्योंकि आप यूपी के सह प्रभारी हैं और उत्तर प्रदेश आने वाले दिनों में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां पर चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लग रहा है कि आप गन्ना की बात नहीं करते, आप जिन्ना की बात करते हैं। आपने भी एक बयान दिया, आपने कहा अखिलेश दंगा करवाते हैं और आप दंगल। लेकिन उनका दावा है कि, अखिलेश का दावा है कि इस बार 400 सीटों से ज्यादा वो जीत रहे हैं और योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक हार होने जा रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। अखिलेश जी 4 वर्ष तो नजर नहीं आए, कहां थे? उनको टोपी महत्वपूर्ण है, हमें रोटी महत्वपूर्ण है। किस टोपी की वो बात कर रहे टोपी हैं की आप? राजनीति करते हैं और हम लोग रोटी उपलब्ध करवाने के लिए काम करते हैं। और मैं याद करवाना चाहता हूं अखिलेश जी को, सपा के राज में दंगे होते थे, हमारे अब दंगल होते हैं, वो भी खेलों को बढ़ावा देने के लिए। उनके समय घर जलते थे, हमारे समय घाटों पर दिए जलते हैं। उस समय राम भक्तों पर गोलियां चलती थी, अब राम मंदिर का निर्माण, भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरुआत करने का काम किया। काशी विश्वनाथ काशी की जो कॉरिडोर है, अगर आप उसको देखेंगे, मैं तो बहुत वर्षों से वहां पर जाता रहा हूं। शायद ही अमीर जी, मैंने और आपने अपने कभी जीवन में ये किया होगा। मैं 1991 में पहली बार फैजाबाद गया, 93-94 में दूसरी बार गया, और अब जब जाता हूं अयोध्या या फिर काशी, तो देखने में लगता है कि सही मायने में शायद इसी पल का इंतजार ना केवल उत्तर प्रदेश को बल्कि देश की जनता को था, और वो जी। हमने करके दिया है। टोपी से बहुत दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी वालों को, योगी जी को भी दिक्कत है, अनुराग जी को भी दिक्कत है, टोपी से बहुत दिक्कत है। ऐसा क्यों? टोपी देखिए, पसंद नहीं है? टोपी से भी थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। मैंने तो कहा उनको टोपी महत्वपूर्ण है, हमें रोटी महत्वपूर्ण है। हम गरीब के लिए काम करते। उनके समय जब दंगे होते थे तब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का भी स्थान उत्तर प्रदेश का 14वें या 17वें नंबर पर था। अब सुरक्षा का वातावरण बना है तो उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी दूसरे नंबर पर है, और अर्थव्यवस्था में भी उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर आकर खड़ा हुआ है। इसका मतलब सुरक्षित उत्तर प्रदेश, संपन्न और समृद्ध उत्तर प्रदेश। सुरक्षा ही कहीं ना कहीं आपको उस मुकाम तक लेकर जाती है। व्यापारी पहले गोली खाते थे, अब गोली मारने वाले, उनको चिंता होती है मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद हो। ये बड़े बड़े जो लोग थे जो अपनी बंदूकों के काफिले को लेकर चलते थे, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने का दम रखा तो योगी आदित्यनाथ ने रखा है। आप और यही नहीं, मेरा एक अगला ऐसे 25 माफियों के खिलाफ, लेकिन अनुराग ऐसे जी, 25 माफियों के 11 अरब की संपत्ति भी जब्त की, 22,000 से ज्यादा ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की,
और दंगइयों को, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि करेना का आप याद कीजिए, जी पलायन वहां से करने पर मजबूर करना पड़ता था। मैं वही कह रहा हूं, आप रोटी की बात कर रहे हैं लेकिन आप कैराना की भी बात करते हैं। अमित शाह ने भी जाके, गृह मंत्री जी ने भी कैराना की बात करी, योगी आदित्यनाथ जिन्ना की बात करते हैं, डिप्टी सीएम केशव मौर्य कहते हैं देखिए काशी में भव्य मंदिर बन रहा है, रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, अब मथुरा की बारी है। फिर जवाब में सपा के सांसद शफीकुर रहमान बर्क अगर कहते हैं कि मुसलमानों को डराने की कोशिश हो रही है, किसानों की तरह मुसलमान को भी सड़क पे उत्तर प्रदेश में निकल के आना पड़ेगा अगर इसी तरह का ये खेल चलेगा तो फिर आप पे आरोप लगता है कि आप पोलराइज कर रहे हैं। देखिए, पहली बात मैं कहूं कि मोदी सरकार या योगी सरकार, जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, पर ये बयान, और सबका प्रयास, इसके साथ ही आगे बढ़ी है। आप पिछले 7 वर्ष के उदाहरण उठाकर देखिए, उज्ज्वला गैस योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, रसोई गैस का सिलेंडर हो, शौचालय की बात हो, जनधन खाते हो, सबसे ज्यादा लाभ किसी को मिला है तो मेरे मुसलमान भाई और बहनों को मिला है। कांग्रेस इनके नाम पर राजनीति करती रही है। हमने कभी ये नहीं कहा कि इसको मत दो, उसको दो, इसको दो, उसको मत दो। हमने सबके लिए योजना लेकर आए, और मोदी सरकार जब गुजरात में थी तब भी, केंद्र में है तब भी, और योगी सरकार ने इस केंद्र की योजनाओं को धरातल पर लागू किया है। अखिलेश जी की सरकार थी तब ये केंद्र की योजनाओं को धरातल पर लागू करने में पीछे रह जाती थी। मैं बयानबाजी की बात कर रहा हूं। बयानबाजी जो होती है, जो स्टेटमेंट होती है, दैट पोलराइज। क्या आपको लगता नहीं है केशव मौर्य की जो स्टेटमेंट थी ये एक पोलराइजिंग स्टेटमेंट है, जिसके अंदर रैंडमली उन्होंने सुबह ट्वीट कर दिया और कहा कि देखिए रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है अयोध्या में, काशी में भी भव्य मंदिर बन रहा है, अब मथुरा की बारी है। तो ये चिढ़ाने की कोशिश है, ये सपा सांसद का आरोप है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है जी कि अमीश जी, आप जैसे मेरे मित्रों को ये नजर नहीं आता कि अखिलेश यादव जी हो, बहन मायावती जी हो, या फिर राहुल जी तो अब नजर नहीं आते, शायद प्रियंका जी यूपी जा रही हैं, जी जी वो कहीं कहीं नजर आती हैं। तो ये सब लोग प्रयास करते हैं कि मुस्लिम वोट के लिए उस तरह से करें, तुष्टिकरण की राजनीति करने का काम करते हैं। हमने वो नहीं किया है। हम तो सबका साथ, सबका विकास की ही बात कर रहे हैं। कहां पे रोक लगाई है? किसी एक योजना में आप ये नहीं कह सकते कि हमने इस व्यक्ति के लिए किया है। बहुत सारी सरकारों का मैं आपको देश में उदाहरण बता सकता हूं, जहां पर महीने के पैसे भी वो इमाम को देते हैं, किसी और को देते हैं, उस तरह से योजनाएं लेकर आते हैं। हम वो काम नहीं करते हैं। हमारा काम है विकास करवाना, विकास करवाना और विकास करवाना। और इसीलिए उत्तर प्रदेश विकास की राह पर आज देश की दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनकर खड़ा हुआ है। आप कहते हैं कि आप विकास की बात करते हैं और जो दूसरे दल हैं वो तुष्टीकरण की बात करते हैं, लेकिन बीजेपी के नेता रैलियों में स्टेटमेंट देते हैं कि अगर योगी आ रहा तो प्रदेश का हिंदू हार जाएगा, तो फिर उस लाइन को कैसे देखा जाएगा? देखिए, मैं एक बात बड़ी स्पष्ट करना चाहता हूं। व्यापारी हो, कर्मचारी हो, महिला हो, मजदूर हो, नौजवान हो, किसान हो, जवान हो, जी, हर कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है जब एक ऐसा काबिल व्यक्ति कुर्सी पर होता है जो दंगइयों के खिलाफ भी कार्रवाई करता है, मुकदमे दर्ज करता है, जेलों में भी डालता है, और एक ऐसा वातावरण खड़ा करता है कि आज उत्तर प्रदेश में रात के 12-1 बजे भी कोई बेटी सड़क पर चल सकती है, अपनी स्कूटी से भी चल सकती है, अपनी साइकिल से भी चल सकती है, तो योगी आदित्यनाथ की सरकार के काम पे चल सकती है। मेरे को अब थोड़े अर्थमेटिक की बात कर लेते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का काफी समय से स्टांस है कि आप जो एनालिसिस करते हैं वो एक फॉर्मूला होता है, और ये जो फॉर्मूले होते हैं ये केमिस्ट्री के फॉर्मूले होते हैं, तो एक्सप्लोजन भी हो जाता है। लेकिन एक सवाल, क्योंकि अखिलेश यादव का वोट बैंक यानी समाजवादी पार्टी का वोट बैंक मुलायम सिंह यादव जी के समय से MY समीकरण है, मायावती का DM समीकरण है, दलित मुसलमान समीकरण, ब्राह्मण का वोट पड़ा तो मायावती की सरकार आ गई, ब्राह्मण और ठाकुर का वोट थोड़ा शिफ्ट हुआ तो अखिलेश यादव की सरकार आ गई। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि अखिलेश यादव को ब्राह्मण वोट मिल सकता है। अनुराग ठाकुर, जवाब। 2014 हो, 2017 हो, 2019 हो, तीनों का ही अगर आप आंकलन करके देखेंगे तो लोगों ने जाति धर्म इससे ऊपर उठकर वोट किया है। वोट किया है प्रदेश को बचाने के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए। लोगों ने वोट किया है कि ईमानदार सरकार चुनने के लिए, एक दमदार नेता को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए।
आज 5 वर्षों के बाद मैं चौपाल में न्यूज़ इंडिया की इस चौपाल में मैं कह सकता हूं, अगर सोच ईमानदार और काम दमदार किसी ने करके दिखाया है तो योगी आदित्यनाथ ने करके दिखाया है। और इसमें किसी को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। क्या इस बार ये व्यक्ति नहीं कह सकता कि मेरे खिलाफ जाति या धर्म को देखकर मेरे खिलाफ कार्रवाई की हो। अगर उसके कारनामे ऐसे हैं जिसके कारण कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, तो न उसकी जाति देखी गई ना धर्म देखा गया, केवल उसके कुकर्मों के खिलाफ उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का काम किया गया है। देखिए अनुराग जी, एक आरोप जो सरकार पर बार बार लगता है कि सरकार किसी की सुनना नहीं चाहती। प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी में है, वो कहती हैं कि हमको टारगेट इसलिए कर रही है योगी आदित्यनाथ की सरकार या फिर बीजेपी की सरकार क्योंकि न सपा न बसपा असली विपक्ष हमें, इसलिए हमें जेल में भी बंद कर दिया जाता है, हमारे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई भी होती है क्योंकि आपने सेंसरशिप लगा रखी है हर जगह। देखिए, देश में कानून है, किसी को लगता है किसी ने अन्याय किया तो कोर्ट जाएं, कोर्ट उसमें कार्रवाई करेगा। लेकिन अगर आप समाज को तोड़ने का काम करते तो वहां पर भी कानूनी कार्रवाई की जाती है। यह अधिकार नहीं है विपक्ष में कि आप समाज को तोड़ेंगे, प्रदेश में ऐसा वातावरण करेंगे कि जैसे अखिलेश जी की सरकार में 300 दंगे हुए, हर तीसरे दिन दंगा होता था। हम वैसा वातावरण उत्तर प्रदेश में नहीं चाहते हैं, इसीलिए कठोर कार्रवाई भी की। असली विपक्ष किसको मानते हैं, अखिलेश यादव को या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा करिए वो विपक्ष है असली? देखिए, हमारे लिए तो जितने विपक्षी दल है सारे विपक्ष हैं, अब भी विपक्ष हैं और 2022 के यूपी चुनाव के बाद भी वो विपक्ष में ही रहने वाले। मुकाबला किससे है, अखिलेश से या प्रियंका वाड्रा से या मायावती से? तय करना है जी, ये जनता को तय करना है कि किसको विपक्ष में लाकर बिठाना है, किसको सत्ता पक्ष में लाकर बिठाना है। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा, अखिलेश जी की सरकार थी या बहन मायावती जी की सरकार थी, दोनों ही सरकारों में बिजली की तारें कपड़ा सुखाने के लिए इस्तेमाल होती थी, बिजली नहीं आती थी। योगी सरकार आई है तो बिजली आने का काम भी हुआ है, 24 घंटे बिजली देने का काम भी किया है और लोग बदलाव देख रहे हैं। किसानों की आपने बात की, क्योंकि चौपाल पे बैठा हूं, गन्ना किसान प्रदर्शन कर नहीं थकते थे, हमारी सरकार में नहीं हुआ क्योंकि हमने पेमेंट की गन्ना किसानों की और समय समय पर दाम बढ़ाने का काम भी और पेमेंट करने का काम किया, तो योगी सरकार। अच्छा, एक सवाल ये कि पिछली बार यूपी के 2 लड़के थे, राहुल गांधी और अखिलेश यादव। इस बार यूपी के एक और लड़का आ गया है, राहुल गांधी हालांकि साथ नहीं अखिलेश के, वो है जयंत चौधरी। वेस्टर्न यूपी में आपको झटका लग सकता है और किसान आंदोलन में आपने कानून तो वापसी कर लिया लेकिन वो मान नहीं रहे हैं, क्या कहते हैं आप? मुझे दुख इस बात का भी है अमीश जी, मैं आपके ही चैनल पर कहना चाहता हूं, एक चैनल ने पिछले 6 महीने में, 10 महीने में, साल भर में ये नहीं दिखाया कि ये जो लोग विरोध करते हैं राजनीतिक दल के, कभी किसी ने दिग्विजय जी की सरकार का खाता निकालकर देखा कि इनकी सरकार में किसानों के खिलाफ गोली चलाकर कितने किसानों की मृत्यु हुई थी? निकाला किसी ने? किसी एक चैनल ने आपको दिखाया? शरद पवार जी की सरकार में कैसे गोलियां चली थी किसानों के ऊपर, चलाया किसी ने? दिखाया? कांग्रेस की सरकार के समय कैसे गोलियां चली, कैसे किसान मारे गए? मैं पूरे हक और जिम्मेदारी के साथ आज चौपाल पर कहता हूं, आंदोलन तो आपकी मोदी सरकार में एक भी किसान के ऊपर ना गोली चली है, ना किसी किसान की मृत्यु हुई है उसके कारण। ये हम जोर शोर से